और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप के दौरे की भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इसमें पीएम समंदर में डुबकी लगाते नजर आए। साथ ही उन्होंने वहां के बीच पर लक्षद्वीप की सुंदरता को भी निहारा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले बुधवार को वहां का दौरा किया था। उनके मुताबिक सुबह सुबह बीच पर टहलना आनंद का पल रहा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का तलवार लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल वो जबलपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने आए थे। इसी दौरान शहर में जगह जगह उनके लिए स्वागत कार्यक्रम रखे गए थे। इसी मौके पर उन्होंने अपने हाथ से तलवार लहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी अयोध्या की मीरा मांझी को एक खत लिखा और परिवार को तोहफे भी दिए। इसमें बच्चों के लिए खिलौने भी हैं। इस खत में पीएम मोदी ने मीरा मांझी के परिवार को नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही पीएम ने बताया कि उन्होंने मीरा और उनके परिवार का टीवी इंटरव्यू देखा जिसमें सभी के आत्मविश्वास और सरलता की तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री ने उनके घर जाकर चाय पिलाने के पल को भी याद किया और खुशी जताई। वहीं मीरा और उनके परिवार ने इन तोहफों और खत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। ये हमको नए साल में बधाई दिए हैं कि मतलब आपके परिवार से मुझे मिल के बहुत अच्छा हुआ और हमारे बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह दिए हैं और वीर के लिए बैग और नैना के लिए बैग दिए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा जी। और नैतिक के लिए कुछ खिलौने वगैरह दिए हैं। लुधियाना सेंट्रल जेल में कुछ कैदियों की पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि ये पार्टी एक कैदी मनी राणा के जन्मदिन की थी। इसमें उसके साथी कैदियों से बधाई दे रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में गाने भी सुनाई दिए। गुजरात के सूरत में एक 1.5 साल के बच्चे ने 5 लोगों की जिंदगी बचा ली। दरअसल रियांश नाम का ये बच्चा घर की पहली मंजिल से गिर गया था। इसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। ऐसे में फिर परिवार ने बच्चे के अंगदान का फैसला लिया, जिसके बाद एक संस्था की मदद से बच्चे की किडनी, लीवर और आंखों समेत दूसरे अंग दान कर दिए गए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर साइबर किडनैपिंग के खतरे से जुड़ी हुई है। किडनैपिंग का मतलब होता है किसी को जबरन अगवा करना और बदले में रैंसम यानी कि फिरौती मांगना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साइबर किडनैपिंग में अपराधी फिजिकली शामिल नहीं होते, बल्कि ऑनलाइन बातचीत के जरिए किसी को बाध्य करते हैं कि वो खुद को अगवा दिखाए। उसकी भेजी हुई तस्वीरों को दिखाकर माता पिता से फिरौती मांगी जाती है। साइबर क्राइम की अभी चर्चा इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका में एक चीनी छात्र इसका शिकार हुआ। हालांकि छात्र को पुलिस ने एक जंगल से बरामद कर लिया, लेकिन इस तरह के अपराध को लेकर आपका सतर्क होना जरूरी है। इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी जरूरी है। इस तस्वीर की पूरी दुनिया में चर्चा है क्योंकि ये तस्वीर एक नए खतरे की दस्तक है। अमेरिका के यूटा में पुलिस एक 17 साल की चीनी छात्र की तलाश कर रही थी। पुलिस भी हैरान रह गई जब दूर जंगल में वो लड़का एक टेंट में मिला। लड़के को किडनैप किया गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जहां लड़का मिला वहां कोई किडनैपर नहीं था। स्कूल में पढ़ने वाला काई झुआंग बिल्कुल अकेला था और उसने खुद को बंधक बना रखा था। पुलिस की कोशिश से ये छात्र सही सलामत मिल गया, लेकिन जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद साइबर किडनैपिंग और इसके खतरे पर चर्चा गर्म है। नई तकनीक के इस दौर में ऐसी वारदात कहीं भी किसी के साथ हो सकती है। इसलिए साइबर किडनैपिंग को समझना और इससे सावधान रहना जरूरी है। हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका में साइबर किडनैपिंग को कैसे अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर अपराधी करीब 1 महीने से जुआंग के संपर्क में थे और उसे धमकी दे रहे थे कि अगर उसने बात नहीं मानी तो चीन में उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अपराधियों ने छात्र से जंगल में जाकर खुद को अलग थलग करने को कहा और वहां की तस्वीरें माता पिता को भेजने के लिए कहा।
इस तरह चीन में उसके परिवार को भरोसा हो गया कि जुआंग का अपहरण हो गया है। इसके बाद उनसे फिरौती के तौर पर 66 लाख रुपए वसूल किए गए। हालांकि 28 दिसंबर को माता पिता ने जुआंग के लापता होने की सूचना यूटा में उसके हाई स्कूल को दी। उसके अपहरण की आशंका जताई। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक जंगल में उसे खोज निकाला, जहां वो एक तंबू में पड़ा हुआ था। पुलिस समय से पहुंची थी, नहीं तो ठंड की वजह से जुआंग की जान खतरे में भी पड़ सकती थी। जुआंग सही सलामत है, लेकिन साइबर किडनैपिंग की ऐसी वारदात सामने आने के बाद नई चिंता खड़ी हो गई है। इसलिए आपके लिए साइबर किडनैपिंग को अच्छी तरह समझना जरूरी है। साइबर किडनैपिंग भी साइबर अपराध का ही रूप है, जिसके तहत साइबर अपराधी किसी के कंप्यूटर, सिस्टम या डेटा तक अपनी पहुंच बनाते हैं और संवेदनशील जानकारी चुराते हैं। इसके बाद उन्हें लीक करने की धमकी देकर अपनी बात मानने के लिए मजबूर करते हैं। जानकार मानते हैं कि साइबर अपराधी इमोशनल तरीका अपनाकर भी किसी को डरा सकते हैं या अपने वश में कर सकते हैं। इसके बाद सीधे पैसों की मांग की जा सकती है या उसे खुद को अगवा करने के लिए कहा जा सकता है और घर वालों से फिरौती मांगी जा सकती है। इस तरह साइबर किडनैपिंग के तहत अपराधी किसी को खुद ही छिपने के लिए तैयार करते हैं। अपने बंधक होने के सबूत के तौर पर तस्वीरें भी वो खुद ही भेजते हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके घर वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। बंधक वाली तस्वीरें दिखाकर परिवार वालों को भी धमकी दी जाती है और फिरौती मांगी जाती है। यानी वास्तविक तौर पर अपहरण नहीं होता, अपराधी भी कहीं नजर नहीं आते, सिर्फ झांसे और धमकी देकर अपराध को अंजाम दिया जाता है। इस दौरान वीडियो कॉल के जरिए हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। जानकार मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के दौर में इस तरह के अपराध तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि साइबर क्रिमिनल आसानी से किसी की फर्जी आवाज बना सकते हैं, उसके अपहरण का झांसा देकर परिवार से फिरौती वसूल सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, लेकिन साइबर किडनैपिंग के कई मामले दुनिया के कई देशों में सामने आ चुके हैं। सवाल ये है कि साइबर किडनैपिंग से बचा कैसे जाए। जानकारों की राय है कि अनजान नंबरों से आने वाली कॉल को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपने या परिवार के बारे में कुछ भी शेयर करते वक्त सावधान रहें। खासकर अपनी लोकेशन, घर की तस्वीरें, पड़ोसी या बच्चों के स्कूल से जुड़ी सूचनाएं शेयर न करें। खुद भी सतर्क रहें और साइबर किडनैपिंग को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साइबर क्राइम को कैसे अंजाम दिया जाता है और इससे बचने का क्या तरीका है, विस्तार से समझा रहे हैं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे। साइबर किडनैपिंग के कई सारे मामले इंडिया में भी आ गए हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक क्रिमिनल जो कि साइबर स्पेस में है, वो आपसे फिजिकली मिला भी नहीं है, वो आपको इस हद तक कन्विंस कर देता है कि आप वो सारे कदम उठाने लगते हैं जो वो चाहता है, जबकि सारे कदम आपके खिलाफ हैं, आप ही के विरुद्ध हैं। आप डर चुके होते हैं, आपका माइंड पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में होता है और वो इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि हम सभी डेटा का प्रोडक्ट है। हम उस डेटा पर ट्रस्ट करते हैं जो डेटा हमें दुनिया भर के सोर्सेज से मिलता है। क्रिमिनल इसका फायदा उठाता है और वो इस तरीके से आपको कुछ झूठ और सच के जाल में फंसाता है कि आप पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इससे बचने का यही एक तरीका है कि जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करें। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि साइबर स्पेस में कई बार आप ही की आवाज़ में भी कॉल आएंगे, आप ही के नंबर से भी कॉल आ जाएंगे, तब भी यदि आप सेल्फ कॉन्शियस हैं तो ट्रैप होने से बच सकते हैं। क्योंकि यदि आप सिर्फ उस चीज़ पर भरोसा करते चले गए जो आपको दिखाया जा रहा है या जो आपको महसूस कराया जा रहा है, वो आप को बड़ी आसानी से कन्विंस कर लेंगे कि कोई मुसीबत में है और फिर आपको ये कदम उठाना है या आपके खिलाफ कोई पुलिस एक्शन होने वाला है, इसलिए आप अभी घर से मत निकलिए और अभी जो आपको कहा जा रहा है वही फॉलो कीजिए और आप उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि बच्चे उस हद तक रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड का विभेद नहीं कर पाते और वो गेम्स में भी कई बार ट्रैप हो जाते हैं। गेम्स के दौरान कई सारे क्रिमिनल्स जो मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं, चैट करते हैं और उनका भरोसा जीतकर उनको खुद की किडनैपिंग के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये सारा बहुत तेज़ी से हो रहा है। बच्चों को इसके बारे में बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जीरो ट्रस्ट मॉडल जैसा मैंने आपसे कहा फॉलो करना होगा कि कोई भी व्यक्ति साइबर स्पेस से भी आपसे कनेक्ट कर रहा है और किसी भी चीज़ पर भरोसा बताने के लिए या जताने के लिए फोर्स कर रहा है तो आपको थोड़ा सा डिटैच होना है, समझना है और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला की कांग्रेस में एंट्री हो गई है। जी हां, राहुल की मौजूदगी में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में भी विलय का ऐलान। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
चीन के मीडिया ग्रुप ग्लोबल टाइम्स में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई। इसमें कहा गया कि पिछले 10 साल में आर्थिक और वैश्विक क्षेत्र में भारत का दमखम काफी बढ़ा है। आर्टिकल में ये भी लिखा गया कि ये बदलाव भारत के विश्व गुरु बनने की महत्वाकांक्षा को भी दिखा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शुक्रवार को भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जमीन के बदले नौकरी के आरोपों को लेकर ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी और उनके पिता के नाम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। साथ ही पवन खेड़ा से कहा कि आप बार बार माफी मांगकर कार्रवाई से नहीं बच सकते। पवन खेड़ा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू को गिरफ्तार कर लिया। इस पर 10 लाख का इनाम था। बताया गया कि वो कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा था और फिर अंडरग्राउंड हो गया था। कहा जा रहा है कि ये पीओके में भी रह चुका है। यूपी के कन्नौज में हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस की माने तो हिस्ट्री शीटर के मकान से आपराधिक गतिविधियां चलाई जा रही थी और ये मकान बिना नक्शा बनाया गया था। साथ ही आरोप है कि पिछले दिनों मुन्ना यादव और उसके बेटे की ओर से की गई फायरिंग में भी एक सिपाही की जान चली गई थी। फिर पुलिस ने मुन्ना और उसके बेटे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां तेज हो गई। समारोह के लिए भेजा जा रहा निमंत्रण पत्र बेहद शानदार बनाया गया है। इसके कवर पर मंदिर की तस्वीर है तो अंदर बाल रूप में श्री राम का चित्र भी है। मंदिर आंदोलन से जुड़े संतों को बुकलेट भी निमंत्रण पत्र के साथ दी जा रही है। इसमें बताया गया है कि ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। इस बीच यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि 22 जनवरी तक परिवहन विभाग की बसों में भी राम भजन बजाया जाएगा। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। शराब घोटाला मामले में बीजेपी के हमले झेल रहे केजरीवाल ने अब अपना दांव चला है। ईडी के 3 समन के बावजूद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं गए, पर अब इस मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश में है। माहौल चुनाव का है और केजरीवाल ने ये कहते हुए पलटवार किया है कि बीजेपी उन्हें जेल भेजना चाहती है। हालांकि इस बीच मोहल्ला क्लिनिक फर्जी टेस्ट मामले में भी बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी में है। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए, मेरी एक एक सांस देश के लिए, मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित। पटना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। ये भी गजब की सियासत है। कल तक बीजेपी केजरीवाल के जेल जाने का दावा कर रही थी, अब खुद केजरीवाल खुद के जेल भेजे जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बीजेपी कहती रही है कि शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें सियासी वजहों से गिरफ्तार करना चाहती है। बात एक जैसी है पर मायने अलग। केजरीवाल ने सियासी डर वाला जो कार्ड खेला है उसका जवाब मुश्किल हो रहा है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एक स्वांग रचना चाहते हैं, जहां पे वो माहौल बनाना चाहते हैं कि वो अरेस्ट होंगे। आप ये देखिए, इसको कहते हैं चोरी और फिर सीनाजोरी। एक तरफ तो वो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 की अवहेलना करते हुए, उल्लंघन करते हुए जांच में नहीं जुड़ेंगे, उसकी दूसरी तरफ वो एक ऐसा माहौल बना देंगे जहां पर जांच एजेंसियां विवश हो जाएं। वो चाहते हैं कि ईडी उनके घर पर आए, वो चाहते हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट्स उनके खिलाफ हो और इशू हो, ताकि वो आकर एक पूरा त्राहिमाम करके एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। केजरीवाल ईडी के 3 समन के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं गए। उल्टे ईडी से कहा कि पहले मेरे सवालों का जवाब तो दे दें। जाहिर है बार बार समन पर न जाने से गिरफ्तारी की संभावना बन सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने पहले ही मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाया गया कि ईडी केजरीवाल के घर पर छापेमारी करने वाली है। इसके बाद केजरीवाल ने वीडियो संदेश के जरिए ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है?
ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैरकानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैरकानूनी है। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। शराब घोटाले की जांच की आंच पहले मनीष सिसोदिया और बाद में संजय सिंह तक आई। दोनों इस वक्त जेल में हैं। समन केजरीवाल को भी जा चुका है, तो क्या जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी भी होगी? इस सवाल पर सियासी पारा चढ़ा तो ईडी ने साफ कर दिया कि छापेमारी नहीं हो रही, केजरीवाल को चौथा समन भेजा जाएगा। अब आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को चुनाव से जोड़ दिया है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? राजनीति में आने से पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। सामने चुनाव है। केजरीवाल का दांव देखते हुए सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी अपनी रणनीति बदल सकती है। रणनीति सड़क पर उतरकर केजरीवाल की पोल खोलने की हो सकती है, क्योंकि इस बीच मोहल्ला क्लिनिक फर्जी टेस्ट का मामला भी सामने आ गया है, जिसकी जांच सीबीआई के हवाले है। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया। ये है ईमानदारी का नया किरदार। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे। आरोप है कि फर्जी टेस्ट दिखाकर मोहल्ला क्लिनिक के जरिए करोड़ों का घोटाला हुआ है। इससे पहले एलजी ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में गैर मानक दवाओं की खरीद और आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। यानी अभी दिल्ली की सियासत में काफी कुछ होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। 2 दिन की गिरावट के बाद बाजार में तेजी आई। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 491 अंक उछलकर 71,848 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 141 अंकों पर चढ़कर 21,659 पर पहुंच गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव गिर गए। सोना 420 रुपए सस्ता हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,550 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत में भी 1,900 रुपए की गिरावट आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 76,900 रुपए हुई। बिजली निर्यात को लेकर भारत और नेपाल के बीच करार हुआ। इस समझौते के तहत नेपाल अगले 10 साल तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के दौरे पर नेपाल पहुंचे हैं। तुअर दाल उगाने वाले किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ऐसे किसानों के लिए तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर किसान खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी फसल बेच सकते हैं, जिसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में होगा। किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए इस पोर्टल को कई भाषाओं में डिजाइन किया गया है। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब इंडिगो फ्लाइट की टिकट 1,000 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने हवाई ईंधन के दामों में कटौती के बाद फ्यूल चार्ज लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाबालिगों से होने वाले सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में अब नाबालिगों के 2 व्हीलर या कार चलाने पर उनके माता पिता या फिर वाहन मालिक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नाबालिगों को गाड़ी चलाने के लिए देने पर वाहन मालिक को 3 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, नाबालिग अगर गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा। राज्य के सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर की ओर से सभी जिलों के स्कूल इंस्पेक्टर्स को लेटर जारी किया गया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का आदेश भी शामिल है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आदेश के मुताबिक सभी डिविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर्स को कहा गया है कि वे नाबालिगों के गाड़ी चलाने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए सख्ती दिखाएं। लेटर में कहा गया है कि अगर कोई नाबालिग लड़के या लड़की से गाड़ी चलाते समय हादसा होता है तो ऐसे मामलों में केवल उसके माता पिता या फिर वाहन मालिक को ही दोषी माना जाएगा और उन्हें सजा मिलेगी। सजा के तौर पर माता पिता या फिर वाहन मालिक को 3 साल की कैद और 25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक मोटर वाहन कानून के तहत इस प्रावधान को अब और सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वाहन चलाना गैर कानूनी है। नियम के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियां वाहन नहीं चला सकते, जबकि इनकी वजह से ही कई सड़क हादसे होते हैं। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोहिया इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट से मिले आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में 40% नाबालिग होते हैं, जिनकी उम्र 12 से 18 साल के बीच होती है। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग ने ये सख्त कदम उठाया है। हमने इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जितने भी सड़क हादसे होते हैं और उनमें जिनकी मृत्यु होती है उनमें 40% बच्चे होते हैं। इस वजह से ये नियम लगाया गया। तो अगर 40% बच्चे इतनी अर्ली एज में हादसे का शिकार हो रहे हैं तो क्या नियम गलत है? नियम सही है, लेकिन इस नियम के लिए लोगों को एजुकेटेड करना जरूरी है। अगर बच्चे को आप स्कूल में एजुकेटेड करोगे और स्कूल ये जो शिक्षा जो अपनी है ना, शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सिस्टम आपको ये स्कूल में लाना चाहिए। स्कूल से डिसिप्लिन लाना चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूटी क्यों चलाएगा या गाड़ी क्यों चलाएगा? ऑब्वियस है, तो उसको ट्यूशन जाना है या स्कूल जाना है। तो अगर स्कूल्स के माध्यम से अगर अपन बच्चों को एजुकेटेड करें, ना कि एक सर पे डंडा रख के कि आपको 3 साल के लिए अंदर कर देंगे या फिर 25,000 रुपए जुर्माना करेंगे, ये गलत है। लेकिन ये तो बचपन से स्कूल में सिखाई रहे ना कि बेटा अगर जब तक 18 का ना हो, लाइसेंस ना हो, गाड़ी मत चलाना। इससे असर नहीं हुआ अभी तक? उनको प्रैक्टिकली वर्बली तो सिखा ही रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली भी स्कूल के लिए कैसे कोई जैसे प्रोग्राम करके या नुक्कड़ नाटक करके ऐसे उनको समझाना चाहिए, क्योंकि आप किताबों में पढ़ोगे तो किताबों से बच्चे जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। समस्या क्या है? क्या प्राइमरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की नहीं बनती या फिर जिसकी गाड़ी है उसकी नहीं बनती कि आपने छोटे बच्चों को गाड़ी दी क्यों? पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो बनती है कि छोटे बच्चों को दी, लेकिन उनको तैयारी करा के देनी चाहिए गाड़ी। अगर वो चलाना सीख जाए तो चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं देनी चाहिए, रिस्क नहीं लेनी चाहिए बच्चों, क्योंकि उनको भी लॉस है और आगे वाले को भी लॉस है। जो पेनल्टी है उसको कम करना चाहिए। इतना एक मिडिल क्लास फैमिली और बच्चे, अगर सपोज किसी के घर में कोई है नहीं, अगर किसी को सामान लाना है तो वो ऑब्वियस है उसको बच्चे को भेजेगा। किसी के घर में माँ बीमार है, बाप बीमार है, तो वो बच्चे को ही बेच के सामान मंगवाएंगे। तो इससे तो क्या है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी सफर होगा, क्योंकि बड़े बड़े घरों में तो क्या होता है, नौकर रहते हैं, वो चले जाएंगे कार्ड लेके। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में अगर एक बच्चा है 18 साल का और उसके फादर अगर कहीं गए हुए हैं, मदर घर पे अकेली जॉब पे गए हैं, तो मदर अकेली, तो वही बच्चा हेल्प करेगा, कैसे लाएगा? उसके लिए रुकेंगे कैसे? फिर हाथ से कैसे रुकेंगे? लोग उस बच्चों को एजुकेटेड करना चाहिए विया थ्रू द स्कूल और एंड ट्यूशंस। जो ट्यूशंस वाले हैं, आप ट्यूशन को जो इंस्टीट्यूट है उनको कंट्रोल करो कि कोई भी बच्चा 2 व्हीलर पे गाड़ी लेके ट्यूशन ना आए। और एज वेल एज यही नियम आप स्कूल में लागू करो कि कोई भी स्कूल में बच्चा गाड़ी लेके नहीं आएगा। तो जब स्कूल और ट्यूशंस पे अगर ये कंट्रोल होगा ये सिस्टम, तब जाके स्प्रेड हो जाएगा, आराम से कंट्रोल हो जाएगा उससे। जो इन्होंने बात बोली हमारे ब्रदर ने, उससे 80-90%, क्योंकि ज्यादातर बच्चा या तो स्कूल में जाता है, कोचिंग में जाता है, आजकल पढ़ाई का इतना बर्डन हो गया है। तो अगर वहाँ पे ये चीज लागू हो गई है तो बहुत 90% तक इस पे कंट्रोल हो जाएगा। एक्सीडेंटल वैसे ही कंट्रोल हो जाएंगे। अगर स्कूल और ट्यूशन पे अगर रेस्ट्रिक्शंस कर दिए जाए तो उस पर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट में बना नया रिकॉर्ड। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए लिए चलें आपको डिजिटल गलिए।
पिछले साल 2023 में डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड बनाया गया। पिछले साल यूपीआई से 100 बिलियन से ज्यादा भुगतान हुए। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी। उनके मुताबिक पिछले साल 11,000 करोड़ से ज्यादा पेमेंट यूपीआई के जरिए किए गए। इसमें एक रेहड़ी वाले से लेकर बड़े कारोबारी तक शामिल हैं। वहीं से पहले साल 2022 में इस तरह 7400 करोड़ रुपए भुगतान हुए थे। गणतंत्र दिवस परेड के लिए आप टिकट ऑनलाइन बुक करवा सकेंगे। इसके लिए आपको रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट www.amantran.mod.gov.in पर लॉगिन करना होगा, जहां आप टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। सबसे कम टिकट की कीमत 20 रुपए तो सबसे महंगी टिकट 500 रुपए की होगी। हालांकि अभी ऑनलाइन बुकिंग शुरू नहीं हुई है। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने 9 रॉकेट के जरिए 21 सैटेलाइट लॉन्च की। दावा है कि इनसे यूनिवर्सल मोबाइल फोन कनेक्टिविटी में मदद मिलेगी। इस पहले सेट की लॉन्चिंग को ग्लोबल कम्युनिकेशन की दुनिया में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जोर है और वैसे भी महिला सशक्तिकरण के बिना आत्मनिर्भर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें देश के कोने कोने से आई महिला उद्यमी अपनी सफलता की नई इबारत लिख रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आगाज हो चुका है। 3 जनवरी से शुरू हुई ये मेगा प्रदर्शनी भारत मंडपम में आगामी 10 जनवरी तक चलेगी। बीते कई सालों से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के कई प्रयास किए गए। इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, इसको लेकर कई मुहिम चलाई गई और सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें सबसे कारगर साबित होने लगा है। इसी को लेकर फिलहाल दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरुआत की गई है आत्मनिर्भर भारत उत्सव की, जिसमें महिलाएं भागीदारी ले रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं। ये तमाम स्टॉल उन महिलाओं के हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं और उनकी वजह से उनकी तरह और महिलाओं को रोजगार भी मिला है। काम के प्रति अपने समर्पण के साथ सफलता की कहानियां गढ़ती ये महिलाएं आज न केवल अपना बल्कि दूसरी महिलाओं की भी राहें आसान बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह की मदद से ये महिलाएं आज छोटे छोटे रोजगारों को नई पहचान दे रही हैं। यहाँ पर मसाले हमें नजर आ रहे हैं। ये सारे मसाले आपने अपने हाथ से बनाए? जी मैम, हाँ जी, ये हर सभी हम जो समूह की महिलाएं सभी मिलकर तैयार करती हैं और इसका जो हमारा मार्केट है वो हम आपस में गेट टुगेदर एक दूसरे को बताते हैं और बहनें वहाँ पर पहुँचाती हैं। तो यहाँ भी बहुत भीड़ है, अभी थोड़े थोड़े मतलब कस्टमर यहाँ खरीदने आए हैं। अच्छा, आज कैसा महसूस होता है आपको कि आप रोजगार आपके पास है, आप रोजगार देने भी लगी हैं लोगों को? हाँ मैम, जी है मैम। हम अच्छा महसूस होता है? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, महिलाएं होते हैं जो कि कुछ प्रोफेशनली काम नहीं करते, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उनका मतलब अटैच एंगेजमेंट रहता है, कुछ करते हैं। वो लोग क्राफ्ट बनाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, फिर उसको इस तरह से फेयर में कुछ इवेंट्स में स्टॉल्स वगैरह खोलकर अपना कमाई हो जाता है उनका। इन महिलाओं को अपना कारोबार खड़ा करने में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना ने पूरी मदद की है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर देश के पूर्वोत्तर राज्यों तक तस्वीर एक जैसी है। देखते हैं कि वहाँ क्या खास है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँचे। इस बीच थोड़ी सी कलाकृतियाँ दिखाना भी बनता है, क्योंकि ये जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव है, यहाँ पर तमाम जो चीजें अभी आप देख रहे हैं ये सब हाथ से बनी हुई है, यानी हैंडक्राफ्ट है। कोई भी एसएचजी ग्रुप है उसमें जितना भी सामान यहाँ मौजूद है ये सब हाथ से बनाया हुआ है। एक एक करके हम और भी जगह पहुंचेंगे। ये तमाम चीजें जो घर में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती है ये सब हाथ से बनी है। यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान जो है उसके भी स्टॉल नजर आएंगे। उसके साथ आपको घर में डेकोरेशन के लिए सजाने वाला लड्डू, तिल, क्योंकि तिल का मौसम है तो यहाँ पर वो भी चीजें मौजूद है। महिला उद्यमियों के हस्त निर्मित उत्पाद लोगों को लुभा रहे हैं। आकर्षण का केंद्र बने भारत मंडपम में
हर दिन के साथ भीड़ बढ़ने लगी है। देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहाँ पहुंची है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर खुद तो रोजगार वो लोगों को दे ही रही हैं, साथ ही सबल और सक्षम भी बन रही है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है, जिसको लेकर वो मन की बात के कई संस्करण में कह भी चुके हैं कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, तभी हम एक विकसित देश बन पाएंगे, एक डेवलप्ड देश बन पाएंगे। और इसी को लेकर यहाँ पर दिल्ली के प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर उत्सव भारत मनाया जा रहा है, जहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। नए साल पर टीम इंडिया की शानदार शुरुआत। खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। टीम इंडिया ने नए साल पर जीत के साथ आगाज किया। उसने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में महज 1.5 दिन में ही करारी शिकस्त दे दी। मुकाबले में भारत के सामने 79 रनों का लक्ष्य रखा गया था, जिसे उसने दूसरी पारी में सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत दक्षिण अफ्रीका का ये मुकाबला क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच भी रहा। इस मैच में सिर्फ 107 ओवरों में नतीजा आ गया। इससे पहले क्रिकेट इतिहास का ऐसा सबसे छोटा मैच दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 1932 में खेला गया था। मेलबर्न में हुए इस मुकाबले में भी 109 ओवर और 2 गेंदें फेंकी गई थी। तब मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को पारी और 72 रन से जीता था, यानी दोनों बार दक्षिण अफ्रीका के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड जोड़ा। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें 9 जून को आमने सामने हो सकती हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से शेड्यूल से जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। इसमें ये बात सामने आई कि भारत का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड से होगा, तो फिर तीसरा मैच मेजबान अमेरिका के साथ खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 4 जून से 30 जून तक वेस्टइंडीज और अमेरिका में होगा। जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उसका बेटा टीवी पर अपने पिता जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी देखता नजर आया। केपटाउन टेस्ट की दूसरी पारी में बुमराह ने 6 विकेट चटकाए। महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें ये सभी एक विमान में बैठे नजर आए। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर आईपीएल ऑक्शन के बाद दुबई से लौटने की है। साइना नेहवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ऊंट पर बैठी नजर आई। उन्होंने बताया कि ये जैसलमेर का पुराना वीडियो है। इसमें साइना के साथ उनकी बहन भी दिख रही हैं। अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस वक्त पूरा देश राममय हुआ है। इसलिए चलिए चलते चलते आपको हम भी छोड़े जाते हैं राम धुन के साथ। शोभा देखो हो राम की, मेरे अयोध्या धाम की, हाँ शोभा देखो राम की, मेरे अयोध्या धाम की। नाच रही है सृष्टि सारी, संग नाचे हनुमान जी, हाँ संग नाचे हनुमान जी। सारी नगरिया में छाया है बस एक नाम जी, ओ मेरे राम जी। हो सारी नगरिया में छाया है बस एक नाम जी, ओ मेरे राम जी। फूलों से सारी गलियां सजाओ, फूलों से सारी गलियां सजा दो, आ रहे हैं मेरे राम जी, हाँ हाँ राम जी, हो राम जी। अरे सारी नगरिया में छाया है बस एक नाम।